So let's wait for 2 minutes more. उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे. So let us start. So today we will do the concepts of multi-programming, multitasking, and if time permits us, we will do also multi-processing. So जो आज का भी हमारा टॉपिक होगा, इसको हम अकेला थ्योरेटिकली नहीं देखेंगे, तो इसके बेस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे. वैसे इसके न्यूमेरिकल जो होते हैं वो सीपीयू शेड्यूलिंग के टाइम हम सभी देखते हैं, लेकिन फिर उससे इस कॉन्सेप्ट्स का उन कॉन्सेप्ट्स के साथ क्या रिलेशन है वो कई स्टूडेंट समझ नहीं पाते. तो
we will start from multi-programming. Dr. Vinay Arora has already uploaded a lecture on multi-programming, multitasking and multi-processing. तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम उससे थोड़ा सा अलग वे में करेंगे कि विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स कि मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग है क्या। तो क्या लिखा हुआ है कि मल्टी प्रोग्रामिंग और साथ में लिखा हुआ है बैच सिस्टम नीड फॉर एफिशिएंसी। Single user cannot keep CPU and input-output devices busy at all times. Multi-programming organizes jobs, so CPU always has one to execute. Clear? तो ये तो अभी theoretically जो चीजें लिखी हुई हैं शायद में भी आपको अभी इससे समझ में ना आए, तो हम इसको इसके थ्रू देखते हैं। हमारे पास प्रोग्राम कहां पे पड़ा होगा? हार्ड डिस्क पे। और जब भी उसको प्रोसेसिंग चाहिए तो हार्ड डिस्क से जो प्रोग्राम है हमारा, लेट अस सपोज हमारे दो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2। अब ये एग्जीक्यूट होना है तो ये रैम में आएंगे। रैम में आके लेट अस सपोज हमने उनका नाम रख दिया P1 एंड P2, दे आर नाउ प्रोसेसेस। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेसेस, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए वो रेडी है। यहां पर है CPU। अब होगा क्या? लेट अस सपोज प्रोग्राम P1 ने एग्जीक्यूट होना है, तो एग्जीक्यूट कहां पर होगा? जब CPU के पास। अब एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होते हुए कभी CPU की जरूरत पड़ती है, कभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आल्सो में इंक्लूड आपकी डिस्क ड्राइव्स या हार्ड ड्राइव्स। कभी आपको स्टोर करना पड़ता है, कभी आपको मैसेज डिस्प्ले करना है, तो तब आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वहां पर आपके पास कभी प्रोसेस को CPU, कभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है। अब हम वही स्टेटमेंट्स जो हमने स्लाइड में देखी थी उसको दोबारा से देखेंगे। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास single user cannot keep CPU and input output devices busy at all times। मान लो यहां पर आपके पास एक ही प्रोसेस है रैम में और यही एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसको कभी हमने क्या बताया, कभी CPU की रिक्वायरमेंट है प्रोसेस को, कभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। या तो फिर वो CPU के पास जाएगा या वो इनपुट आउटपुट के पास, वो दोनों प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब एक प्रोसेस को CPU चाहिए तब तक तो प्रोसेसर ऑक्यूपाई रहेगा। अगर ऑक्यूपाई नहीं किया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चला गया वो, तब क्या होगा? तब आपका CPU आइडल रहेगा। तो इसी आइडल पोजीशन को खत्म करने के लिए हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जाए तो उस टाइम CPU आइडल होगा। लेट अस सपोज आप 2 सेकंड्स के लिए प्रोसेसर CPU को ऑक्यूपाई किया और उसके बाद उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी, तब उस टाइम पर क्या होगा? प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास होगा। तब उस टाइम में प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है मल्टी प्रोग्रामिंग का। इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं आपके पास।
लेट अस सपोज एक डॉक्टर है और उसके पास पेशेंट आ रहा है। अब अगर एक डॉक्टर ये फैसला कर ले कि वो सिर्फ एक ही पेशेंट को ट्रीट करेगा, तो उसको ट्रीटमेंट दे दिया, उसने मेडिसिन लिख दी, तो उसके बाद वो क्या रहेगा, फ्री। लेकिन ऐसा तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता, तो वो एट ए टाइम मल्टीपल पेशेंट्स को देखना चाहेगा। एक टाइम पर तो एक ही देखेगा, लेकिन जब एक पेशेंट से फ्री होगा, मतलब उसको मेडिसिन दे दी कि उसका हफ्ते बाद उसने चेकअप करवाने आना है, तो उतनी देर में वो दूसरे पेशेंट्स को ट्रीट कर सकता है। तो इसी तरह से अगर यहां पर एक बात आपने नोट करनी है कि प्रोसेसर एक है, प्रोग्राम्स या प्रोसेसेस आपके पास ज्यादा है, तो इसलिए ये नहीं कि एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं, नहीं। जब एक प्रोग्राम या एक प्रोसेसर को छोड़ देता है और वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के पास जाता है, तब उतने टाइम में प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का। अब इसको थ्योरेटिकली हम देखते हैं कि क्या लिखा है, फिर मैं डाउट लूंगा। So single user cannot keep CPU and input output devices busy at all times. ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग organizes jobs, code and data, so CPU has one to execute. A subset of total jobs in the system is kept in memory. देखो ये जो बातें हो रही हैं, ये बेसिकली जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, वो क्या है कि एक प्रोसेस आया और वो एग्जीक्यूट हुआ, जब उसको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट हुई तो दूसरा प्रोसेस आ गया। ये एक्चुअल मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। जो यहां पे बताया गया है गैल्विन की स्लाइड में, ये क्या है, ये बेसिकली बैच सिस्टम का। कि बैच सिस्टम क्या होता है कि जब आपके पास सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स हो तो उनका एक बैच बना दिया जाता है, ताकि सीपीयू के पास हमेशा एक जॉब तो रहे। अगर एक प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाएगा, तो उसी सिमिलर काइंड ऑफ दूसरा प्रोसेस उसके पास आ जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में आपके पास अलग तरह के प्रोसेसेस भी पॉसिबल है। ठीक है, वन जॉब इज सिलेक्टेड वाया जॉब शेड्यूलिंग। अब ये आप बोलोगे जॉब शेड्यूलिंग क्या है? जॉब शेड्यूलिंग का मतलब क्या है कि आप ये देखो कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा, वो डिसाइड करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इस जॉब शेड्यूलिंग या प्रोसेस शेड्यूलिंग को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चैप्टर 3 ऑफ गैल्विन, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। तो आप ये मान लो कि ये जॉब शेड्यूलिंग क्या है कि P1 और P2 दोनों रैम में है, तो कौन सा प्रोसेस सीपीयू के पास जाएगा, ये डिसाइड करेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको बोला गया है जॉब शेड्यूलिंग यहां। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। हाँ जी, थ्योरेटिकली मल्टी प्रोग्रामिंग में किसी को डाउट हो? मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, रैम में आपके पास एक से ज्यादा प्रोसेसेस रह सकते हैं, और जब एक प्रोसेस सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए गया है, तो उतनी देर में तो दूसरा प्रोसेस रैम में वेट करेगा, लेकिन जैसी वो इनपुट आउटपुट डिवाइस की उसको रिक्वायरमेंट पड़ी, वो उस प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जाना पड़ा, तो आप उतनी देर में प्रोसेसर को दूसरे प्रोसेस को दे सकते हो। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट है? नो डाउट। तो इसके ऊपर अभी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहले 5 मिनट्स में आपको दूंगा कि आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, तो उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन को जाएंगे। ठीक है,
मीटिंग भाई अब मैं लॉक करने वाला हूं। हाँ जी, किसी को डाउट हो? एनी डाउट्स? तो अगर कोई डाउट नहीं है तो अभी आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, या रेज हैंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा चैट बॉक्स में लिख दिया करो जो भी डाउट हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में लिख दो। सॉरी, अब आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो ताकि आपकी एबिलिटी भी बढ़ती जाए साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, और साथ ही में क्या होगा कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बना रहेगा, क्योंकि मैं सीधा आपको कंप्लीटली, क्योंकि फर्स्ट 2 चैप्टर्स थ्योरेटिकल हैं तो बोर नहीं करना चाहता, तो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड 2 numericals. First one is on memory hierarchy and second one is on this multi programming. देखो यहां पे एक टर्म यूज की गई है, द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग कंप्यूट टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या है कि जिसका टाइम रिमेनिंग टाइम सबसे कम होगा वो पहले शेड्यूल होने के लिए जाएगा। तो आप इस लाइन को इतना ज्यादा ना देखो, सिर्फ सॉल्व करने को देखो कि तीनों प्रोसेस P, let us suppose P1, P2, P3 all arrive at time 0. All arrive at time 0 with total execution time of 10, 20 and 30 units. Total time कितना है? P1 का 10, P2 का 20 and P3 का 30. Each process spends first 20% of execution time doing input output. मतलब क्या है कि पहले 20% वो इनपुट आउटपुट को लगाएगा, नेक्स्ट 70% कंप्यूटेशन को एंड लास्ट 10% इनपुट आउटपुट अगेन। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस अ शॉर्टेस्ट रिमेन, ये तो उसका एल्गोरिदम होगा जो उसने लगाना है शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम डज द सीपीयू रिमेन आइडल। आपने परसेंटेज ऑफ टाइम निकालना है कि कितना रहेगा जब वो आइडल स्टेट में रहेगा। देखो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये क्या है कि एक प्रोसेस बार बार सीपीयू इनपुट आउटपुट बर्स्ट लेता जाएगा, तो यहां भी वही हो रहा है, पहले 20% इनपुट आउटपुट, नेक्स्ट 70% सीपीयू, नेक्स्ट 10% इनपुट आउटपुट। तो आपको उस हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। दो मिनट और ट्राई करो, फिर मैं इसका सोल्यूशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, मैं भी उस टाइम ही ट्राई करूंगा। Has anybody solved it? चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
सो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, लेट अस सपोज P1, P2, P3 प्रोसेसेस थे। इनका अराइवल टाइम क्या था, 0, और इनका टोटल एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 10, 20, 30। और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि फर्स्ट 10% इनपुट आउटपुट के लिए लगेगा, नेक्स्ट 70% सीपीयू एग्जीक्यूशन में और रिमेनिंग 20% इनपुट आउटपुट में। यही है ना क्वेश्चन में मेंशन, अगर मैंने सही नहीं, फर्स्ट 20% इनपुट आउटपुट में है, लास्ट में 10% है, तो हमें उस हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर क्या है, ये 20% है, ये 10% है। अब लेट अस सपोज इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, मैं यहां पर टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये टाइमलाइन है सीपीयू की, ये टाइमलाइन है इनपुट आउटपुट की। तो हमारा प्रोसेसर सबसे पहले किस प्रोसेस को उठाएगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट किसका पड़ा है, 10 वाले का, तो मतलब सबसे पहले P1 उठाएगा वो। ठीक है, तो फर्स्ट 20% वो इनपुट आउटपुट में बिताएगा। अब इसका 10% का फर्स्ट 20% कितना होगा, मतलब 0 से 2, तब तक प्रोसेसर के पास कोई आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, और यहां पर आपके पास 0 to 2 आइडल रहेगा। और एक बात नोट करनी है आपने इस न्यूमेरिकल के लिए कि इनपुट आउटपुट में आपके प्रोसेसेस कैन ओवरलैप। इनपुट आउटपुट में प्रोसेसेस कैन ओवरलैप। तो इसको इस तरह से मैंने अब हिंट दे दिया है, आप इसको अभी भी जो सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व करो। जिसको ये वाली चीज समझ में नहीं आई वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। P1 क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सबसे पहले प्रोसेसर किसको उठाएगा, जिसका शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम रहेगा। तो यहां पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है अभी स्टार्टिंग में, P1 का। क्लियर? क्लियर? तो अभी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आप दोबारा से देखो, तो 0 से 2 तक इनपुट आउटपुट के लिए के पास कौन सा जाएगा, P1। और P2 भी 0 पे अराइव हुआ था, लेकिन इसको इनपुट आउटपुट में कितना टाइम लगेगा, ये इसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट के लिए तो ओवरलैप कर सकते हैं। 20 का 20% कितना होगा, 4, तो 0 to 4 P2 यहां रहेगा, और 30% का 20% कितना होगा, 6, 0 to 6 P3 यहां रहेगा। तो P1 ने इनपुट आउटपुट में कितने लगा लिए, 2 यूनिट्स लगा लिए। तो अब इसको 70% इसने कहां लगाना है, इनपुट सॉरी सीपीयू में। तो 70% ऑफ 20 मींस 14, तो 2 से 16 तक P1 यहां रहेगा, और फिर 16 के बाद कितना रह गया, रिमेनिंग 10%। सॉरी, इसका तो कितना है, 10 ही था टाइम, तो 2 से 9 तक यहां रहेगा, और
9 से 10 तक यहां रहेगा। हाँ जी, P1 का ये साइकिल किसी को ना समझ में आया हो प्लीज आस्क, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये काफी इजी हो जाएगा और यही बात इसमें मेन है। जिसको नहीं आया देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। अब P1 का टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, मैं सिर्फ P1 प्रोसेस को ले रहा हूं, कितना है 10। फर्स्ट 20% ये कहां बिताएगा, इनपुट आउटपुट में। नेक्स्ट 70% कहां बिताएगा, सीपीयू में। और नेक्स्ट 10% कहां बिताएगा, इनपुट आउटपुट में। तो यही मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ना, कि जितनी देर में आपका प्रोसेस इनपुट आउटपुट में बिता रहा है तो दूसरा प्रोसेस आ सकता है, लेकिन दूसरे प्रोसेस को भी क्या चाहिए, पहले इनपुट आउटपुट एंड देन सीपीयू। तो हमने जो अब यहाँ पे एक इसको क्या बोलते हैं, गैंट चार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, गैंट चार्ट। अब यहां पर क्या है, 0 से लेके जितनी भी टाइम लिमिट, ऐसी ये सीपीयू के लिए ड्रॉ कर लिया, ये मैंने इनपुट आउटपुट के लिए ड्रॉ कर लिया। अब सिर्फ P1 को देखेंगे हम, तो P1 का 20% पहला इनपुट आउटपुट में जाएगा। 20% ऑफ 10 दैट मींस 2, तो 0 से 2 P1 यहां रहेगा। तो 0 से 2 आपका प्रोसेसर, क्योंकि उतनी देर में और भी कोई प्रोसेस नहीं आएगा। तो अगर सेकंड प्रोसेस की बात की जाए तो P2 की, तो P2 का कितना टाइम है 20, तो वो भी अगेन फर्स्ट 20% इनपुट आउटपुट, 70% सीपीयू एंड लास्ट 10% इनपुट आउटपुट। तो उसके लिए ये कितना है, 0 से 4। देखो क्वेश्चन में गिवन है, इसमें आपने अज्यूम करना है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन ओवरलैप मल्टीपल प्रोसेसेस। तो इनपुट आउटपुट के पास तो मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं एक ही साथ, लेकिन हमारे पास प्रोसेसर एक है, कोई डुअल कोर या मल्टीपल प्रोसेसर्स नहीं है। क्वेश्चन एक तरीके से ये है। तो ये क्लियर है। अब P3 का कितना टाइम है, इन 30 टोटल एग्जीक्यूशन टाइम, तो यहां पर कितना आएगा 20% ऑफ 30, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन है। अब भी अगर किसी को नहीं समझ में आया ये इनपुट आउटपुट में पहले क्यों लिखा है, तो चैट में पूछ लो। नहीं, वो क्वेश्चन में दिया है, मैं अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करा। ये देखो, कंसीडर 3 प्रोसेसेस ऑल अराइविंग एट टाइम 0 विद टोटल एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 10, 20 एंड 30। वो मैं अपनी तरफ से नहीं, हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो वही हम सॉल्व करके देख रहे हैं। तो ये हो गया। अब यहां पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ मूव करते हैं। अब यहां पे 0 से 2 तक आपका प्रोसेसर क्या होगा, आइडल। तो आइडल को मैं शेडेड से बता रहा हूं। 2 से 9 70% ऑफ 10 कौन जाएगा यहां पे, P1। P2 कब फ्री हो गया यहां से, एट 4, एंड P3 कब फ्री हो गया, एट 6। लेकिन प्रोसेसर कैसे मिलेगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम। तो रिमेनिंग टाइम तो P2 का कम है P3 से, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है P2 का 20 था, P3 का 30 था। तो P2 का रिमेनिंग टाइम कितना है 16, क्योंकि 4 टाइम यूनिट्स वो यहां पर बिता गया था। अब 20 का 70% उसने यहां पर बिताया, मतलब 23 तक वो यहां रहेगा। क्लियर। और इनपुट आउटपुट में क्या सिनेरियो आएगा, 2 से 9 तक ये वाला इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फ्री रही, और 9 से 10 P1 यहां रहा। क्लियर।
ये क्लियर है भाई? 9 से 10 P1 यहां तक क्यों रहा? एनी डाउट? क्लियर? आंसर तो चलो आप जो भी निकाल रहे हो अपना मैच कर लेना, मैंने भी नहीं ये इसका निकाला हुआ, तो हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। 9 से 23, 9 से 23 क्यों आया भाई? P2 का टोटल टाइम कितना है? 20। फर्स्ट 4 यूनिट्स 20% इसने यहां पर इनपुट आउटपुट में बिता लिए, नेक्स्ट 70% ये यहां पर बिताएगा, तो कितना हुआ आपका? 9 + 14 23। क्लियर? आंसर आप प्लीज बाद में मैच करके देख लेना जो भी मैं करूंगा। देखो मैं स्टार्टिंग के लेक्चर है काफी स्लो जा रहा हूं, मे बी हमारा सिलेबस लैग करे। प्लीज आस्क कार्तिक, जो भी डाउट है चैट में लिख दीजिए। तो यहां पर ये हो गया आपका। उसके बाद अब आपके पास, यस कार्तिक, एनी डाउट है? कोई डाउट है तो चैट में लिखो भाई। तो उसके बाद अब आपका क्या है? 4 से 23 तक, अगर मैं इसको, ये टाइमलाइन सही है, 4 से 23 तक, मतलब इसको यहां हटा के मैं यहां लिख रहा हूं, ये P2 प्रोसेस आइडल है, और लास्ट वाले 2 ये क्या करेगा? क्लियर? 23 से ये 25 कैसे आया नीचे? क्लियर है? एनी डाउट? ठीक है, तो अगर क्लियर है तो इसके बाद तो अब आपके पास कोई इश्यू नहीं है, अब हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे। और अब आपके पास P1, P2, 23, अब P3 की बारी। P3 6 पे आपका आइडल हो गया था वहां से, लेकिन उसको सीपीयू नहीं मिला, तो 23 से P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है टोटल? 30। 30 का 70% 21, तो 44 तक P3 यहां रहेगा, और ये 6 से 44 तक यहां। अब 44 से 47 तक ये यहां पर रहेगा, तो टोटल टाइम आपका कितना चला? 47, तब ये आपका आइडल रहा। तो सीपीयू कितनी देर के लिए आइडल रहा? 2 सेकेंड्स यहां के लिए, 3 सेकेंड्स या 3 यूनिट्स ऑफ टाइम यहां के लिए। तो परसेंटेज में निकालोगे तो 5/47 इंटू 100 करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा वो इसका सीपीयू का आइडल टाइम है। यहां पर लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग कहां पर यूज हुई? कि जैसी एक प्रोसेस इनपुट आउटपुट के लिए गया, देखो 9 से 10 क्या P1 अभी भी एग्जीक्यूट तो हो रहा था, लेकिन उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट थी, तो P2 एट टाइम यूनिट 9 सीपीयू के पास चला गया। तो ये एल्गोरिदम आपको क्या, ये न्यूमेरिकल आपको क्या इलस्ट्रेट कर रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग। हाँ जी, ये क्लियर है? किसी को डाउट हो भाई? हाँ, जितना आ गया ठीक है। देखो ये इस न्यूमेरिकल को आपको लगेगा कि ये काफी इजी है, तो लेकिन ये गेट में आया हुआ है ऐसा न्यूमेरिकल, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट से जाओगे आप तो आप कोई भी सॉल्व कर सकते हो। कौन सी स्लाइड? स्लाइड ये वाली, क्वेश्चन वाली। एट दी एंड व्हाई वी हैव टेकन आइडल टाइम। एंड में बेटा लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा आपको?
क्योंकि यहां पर आपका टोटल एग्जीक्यूशन कब खत्म हुई प्रोसेस की, एट टाइम 47, तब तक आपका प्रोसेस क्या था, फ्री। प्रोसेस के टाइम एक्सीड कहां कर रहे हैं, टोटल टाइम हमें कहां दिया था, हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं, 20 एंड 30 दिया था, लेकिन उतनी देर वो क्या करते रहे, प्रोसेसर की वेट, हमारे पास ये सिंगल प्रोसेसर के लिए न्यूमेरिकल है। लेट अस सपोज आपका क्वेश्चन है कि यहां पर तो 0 से 4 वो फ्री हो गया, आफ्टर टाइम यूनिट 4 प्रोसेसर उसको मिलना चाहिए था, लेकिन प्रोसेसर कब मिला उसको एक्चुअल में, एट टाइम यूनिट 9। क्लियर, तो ये टाइम तो उसको वही लग गया। आप अगर वैसे देखोगे तो टोटल टाइम रैम में कितना लगा उसको, रैम और एग्जीक्यूशन में 25 यूनिट्स P2 को, लेकिन प्रोसेसर के पास कितनी देर रहा वो, 14 यूनिट्स। तो वो तो हर प्रोसेस को जितना उसका टाइम दिया हुआ है उससे तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा, तभी तो वेटिंग में जाएगा, क्यूज बनेगी। हाँ जी, डाउट है, हाँ जी, किसी को डाउट हो, समराइज कर दूं, समराइज तो ये बेटा इतना ही है, समराइज मैं इसको कर देता हूं मल्टी उसके कॉन्सेप्ट को। देखो आपके पास इतनी जॉब्स रैम में पड़ी हैं, ये मेन मेमोरी की है, और रैम में पड़ी हो सकती है, लेकिन प्रोसेसर के पास ये एग्जीक्यूट होने के लिए जाएंगी। अब हर एक जॉब को सीपीयू बर्स्ट भी चाहिए और इनपुट आउटपुट बर्स्ट भी चाहिए। जब ये जॉब 1 इनपुट आउटपुट के लिए जाएगी तब ये जॉब 2 यहां एग्जीक्यूट हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग। तीन सेकंड लास्ट में एक्स्ट्रा क्यों लिए, यहां देखो क्वेश्चन को अगर आप चेक करोगे इस क्वेश्चन को, तो क्या दिया हुआ है कि लास्ट के 10% आपने कहां बिताने हैं, इनपुट आउटपुट में। तो अब प्रोसेसर P3 ने अपनी प्रोसेसर वाली एग्जीक्यूशन तो पूरी कर ली, लेकिन देखो यहां पर उसने 6 सेकंड यहां बिताए, 21 सेकंड्स यहां बिताए, लेकिन लास्ट के 3 सेकंड उसको कहां बिताने थे, यहां पर। तब उतनी देर प्रोसेसर क्या था आपका, फ्री। क्लियर, हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को। क्वेश्चन को तो समराइज हमने यही किया कि क्वेश्चन के हिसाब से हमने 2 गैंट चार्ट बना लिए, और एक प्रोसेसर का और इनपुट आउटपुट का, और इनपुट आउटपुट के हमने तीनों प्रोसेसर्स के लिए अलग अलग बनाए, क्योंकि ये ओवरलैप कर सकते थे। क्वेश्चन में आप मान लो ये गिवन है कि ये तीनों प्रोसेसेस ओवरलैप कर सकते थे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, तो हमने ऐसा लिखा, लेकिन प्रोसेसर एक ही था हमारे पास। हाँ जी, और डाउट हो किसी को, नेम ऑफ चार्ट गैंट चार्ट। हाँ, लेकिन प्रोसेसर का तो काम 44 सेकंड्स पे हो गया था, बिल्कुल सही। फ्री कैसे रह सकता है बेटा, आपको देखो मान लो आपके पास आपको दिया गया है टास्क के 3 प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है। अब लास्ट प्रोसेस P3 की एग्जीक्यूशन टोटली कब खत्म हुई, एट टाइम यूनिट 47। तब तक 44 से 47 तक आपका प्रोसेसर फ्री है। इसको रियल लाइफ में का मत सोचो। अगर रियल लाइफ में आप सोचते हो कि प्रोसेसर कोई ना कोई काम करता ही रहता है, वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके अंदर कर्नल होता है, तो कर्नल का कुछ ना कुछ, ये क्वेश्चन में गिवन है। मान लो तीनों प्रोसेसेस को आपको अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट थी। देखो क्वेश्चन में आपको हाइपोथेटिकल सिनेरियोज मिलेंगे, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको तीनों के तीनों प्रोसेसेस
इकट्ठे इनपुट आउटपुट में रह सकते हैं। अगर डुअल सीपीयू होगा तो वो अलग चीज है, वो मल्टी प्रोसेसिंग की चीज है। फिर तो आपको ये भी देखना पड़ेगा ना थ्रेड्स कितने हैं, तो वो ज्यादा एडवांस लेवल की बात हो जाएगी, उसको हम इस क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर सकते। अगर डुअल सीपीयू हो तो आपका मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग क्या है, अगेन स्लाइड्स पे हम शिफ्ट होते हैं। देखो मल्टीटास्किंग एक तरीके के मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह ही है, लेकिन हम बजाय के सीपीयू एग्जीक्यूशन के सभी को पहले जितनी देर सीपीयू एक प्रोसेस को रिक्वायर्ड है उतनी देर उसको मिले, हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद प्रोसेसर को स्विच कर देते हैं। अभी आपको मैं इसकी एग्जांपल बताता हूं कि स्विचिंग का मतलब क्या है। अब मान लो हमारे पास है कि पहले प्रोसेसर ने P1, P2, P3 के 5 यूनिट्स ऑफ टाइम है, तो P1 अगर प्रोसेसर के पास गया तो पहले इसको 5 यूनिट्स टाइम P1 को देगा, फिर P2 को देगा, फिर P3 को देगा। तो इससे क्या होगा, P2 और P3, खासतौर पर P3 को बहुत ज्यादा टाइम वेट करना पड़ेगा। मान लो ऐसा है, आपको मैं सिनेरियो बता देता हूं कि P1, P2, P3 का बर्स्ट टाइम कितना है, सीपीयू बर्स्ट टाइम 5, 5, 5। तो प्रोसेस P3 की बारी कब आएगी, अगर मैं ये मान लूं कि इनपुट आउटपुट इसको अभी चाहिए नहीं तीनों प्रोसेसेस को, तो P3 की बारी आएगी एट टाइम यूनिट 10। अगर गैंट चार्ट ड्रॉ करोगे तो इनपुट आउटपुट इसमें है नहीं, तो क्या होगा 0 से 5 P1, 5 से 10 P2 एंड, और ये कब से आया हुआ है P3 से, तो इसको लगेगा कि यार वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही है। अब मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक छोटा टाइम यूनिट ले लिया, मान लो 1 यूनिट ऑफ टाइम, 1 सेकेंड आपने ले लिया, तो अब आप क्या करोगे, एक यूनिट के बाद प्रोसेस को स्विच कर रहे हो, 0 से 1 P1, 1 से 2 P2, 2 से 3 P3। तो इस केस में P3 का वेटिंग टाइम कितना रहा अब तक, ओनली 2 यूनिट्स, यहां पर कितना था 10। देन अगेन 3 से 4 P1, 4 से 5 P2, 5 से 6 P3 एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। अब ये जो चीज है जो अभी हमने यहां डिस्कस की है, तो मतलब हर प्रोसेस को लगेगा कि सीपीयू उसी के लिए काम कर रहा है, लेकिन सीपीयू एट वेरी हाई स्पीड स्विच कर रहा है बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेसेस को लगेगा कि मल्टी प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन एक्चुअल में मल्टी प्रोसेसिंग नहीं हो रही, सीपीयू बार बार स्विच कर रहा है। सीपीयू बार बार स्विच कर रहा है। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट हो, रिपीट कर देता हूं यार, ये रिकॉर्डिंग मैं आज करना ही भूल गया, अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो देख लो, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ठीक है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि बजाय के प्रोसेसर को हम एक ही प्रोसेस के लिए 0 से 5 यूनिट्स ऑफ टाइम ले, हमने स्विचिंग कर दी, तो ये स्विचिंग इतनी फास्ट होगी कि हर प्रोसेस को लगेगा कि वो मेरे लिए ही काम कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया, मल्टीटास्किंग। और इसमें क्या हो रही है, टाइम शेयरिंग।
प्रोसेसर के टाइम को हम शेयर कर रहे हैं 0 से 5 तक, सिर्फ एक ही प्रोसेस को नहीं दे रहे बल्कि मल्टीपल प्रोसेसेस को शेयर कर रहे हैं। क्लियर है ये? एनी डाउट टिल नाउ? एनी डाउट? देखो अब ये वर्चुअल मेमोरी क्या है, ये स्वैपिंग क्या है, वो हम नेक्स्ट उसमें अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? आप डॉक्टर विनय अरोड़ा की वीडियो भी चेक कर सकते हो, उन्होंने यही बताया है, लेकिन अब आप लोगों ने न्यूमेरिकली भी देख लिया और वैसे भी देख लिया, तो आप लोगों को काफी अब उस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका व्यू पॉइंट डिफरेंट हो जाएगा। ये स्लाइड्स एलएमएस पे है, स्लाइड्स हैं ये यार। मैं आपके ये मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के लिए ना वीडियो रिकॉर्ड ही कर दूंगा, आपको फ्राइडे से पहले दे दूंगा। तो और कोई डाउट हो तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मल्टीटास्किंग का, सॉरी मल्टी प्रोसेसिंग का रह गया। देखो ये टॉपिक को अगर करवाने को तो मैं थ्योरेटिकली करवा सकता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास है आप जा सकते हो, तो लेकिन हम जो भी कॉन्सेप्ट करेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो विद न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। ठीक है, तो हम इस लेक्चर को एंड करते हैं अभी।